हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आई होप आपने वो देख लिए होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम 3 टॉपिक बहुत अच्छे से करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आगे जब हम न्यूमेरिकली इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे और जब उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, तब भी ये सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर काम आने वाले हैं। यानी कि जो हम यहाँ सीखेंगे ये आगे आपके काम आएगा। ओके जी, तो ये टॉपिक्स क्या क्या है? ये है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये जो 3 टॉपिक है सर, साथ में क्यों करा रहे हो, अलग अलग क्यों नहीं करा रहे हो? उसका रीजन है इन तीनों के बीच में एक कनेक्शन है, तो सबसे पहले हमें वो कनेक्शन सीखना पड़ेगा। तो यहां पर एक बार के लिए आप क्या कीजिए, समझने के लिए कि ये तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है, फिर आते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। आप एक बार अकाउंटिंग को भूल जाइए, हम सीधा फोकस करते हैं ओनली कन्वेंशन पर। ये क्या होता है सर? कॉन्सेप्ट्स ये क्या होते हैं सर? और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अगर अकाउंटिंग को छोड़ दें और हमारी लाइफ में इसको अप्लाई करें, कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारे कन्वेंशंस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल्स तो बहुत लेट की बात हो गई, बहुत बाद की बात है। अगर हम स्टार्टिंग में जाएं तो हमको मिलेंगे कन्वेंशंस, यानी कि परंपराएं। कन्वेंशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? परंपराएं। ओके, आई होप मैंने सही लिखा है। कॉन्सेप्ट्स को बोलते हैं अवधारणाएं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं थोड़ा सा बस। ओके, और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो तो बहुत लेट आते हैं। अगर हम जीवन की बात करें और एक एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल के लिए जब से दुनिया स्टार्ट हुई और इनोवेशंस होने स्टार्ट हो गए, लोग समूह में रहने लग गए, तो आपको पता है 2 एग्जाम्पल दे सकता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं मैरिजेस का देता हूं, शादी का, कि भाई शादी वाला सिस्टम पहले से थोड़ी था। जैसे लोग साथ में रहने लग गए, फैमिलीज बनने लग गई, है ना, अलग अलग होने लग गए, लोग बढ़ने लग गए, पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ने लग गई। तो फिर क्या हुआ कि भाई ये हस्बैंड है या एक लड़का है, ये लड़की है, दोनों साथ में रहेंगे, इनके ये बच्चे हैं, ये उनका पालन पोषण करेंगे। ये एक तरह की परंपरा बन गई, ये एक तरह की कन्वेंशन है कि भाई ऐसे साथ में रहना है। तो सर ये तो आज भी होता है, लेकिन आज नहीं, आज होता है बिल्कुल वही परंपरा आज भी निभाई जाती है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। यानी कि वो जो परंपरा थी कि भाई एक लड़का लड़की साथ में रहेंगे, उनके जो बच्चे होंगे उनको वो बड़ा करेंगे, और एक समूह में वो साथ में रहने लग गए, फैमिली टाइप बन गई, दैट इज कन्वेंशन। बट उसने आगे किसका रूप ले लिया? कॉन्सेप्ट का रूप ले लिया, कि भैया अब तो ये कॉन्सेप्ट बन गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जीवन बढ़ा और जैसे जैसे कई सालों, 100 साल बीते, 50 साल बीते, तो उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट्स बन गए कि भैया हाँ, लड़का हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसकी शादी करनी है। लड़की हुई है, हाँ हुई है, इसकी क्या करनी है? शादी करनी है हमें। ठीक है, जैसे बच्चा घर में पैदा होता है ना, माँ बाप को पता होता है कि भाई इनको पढ़ाना है, लिखाना है, और एंड में अल्टीमेट गोल क्या बन जाता है? शादी करानी है। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, आगे प्रिंसिपल्स बनने स्टार्ट हो गए। यानी कि ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा स्ट्रांग हो गया, लेकिन प्रिंसिपल्स क्या बन गए? भाई शादी जो है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऐसे ही नॉर्मली नहीं होनी है, रिलीजन के हिसाब से अलग अलग होनी है। हिंदू धर्म में अलग फेरे लिए, 7 फेरे लिए जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे। मुस्लिम धर्म में अलग से होता है, और क्रिश्चियनिटी में भी अलग से होता है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। ओके, सो इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स बन गए। तो ऐसे कैसे मैं ट्रैफिक रूल्स का अगर एग्जांपल लूं, तो सबसे पहले क्या भाई, आज का जो ट्रैफिक है, आज के जो कॉन्सेप्ट्स है, आज के जो प्रिंसिपल्स है, वो स्टार्टिंग में थोड़ी रहे होंगे। अभी जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है भाई? देखो, रेड लाइट है, ये आपकी जो है ग्रीन लाइट है, ये है ना, इंडिकेटर देना होगा, हेलमेट पहनना होगा, इस स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते आप, ये ट्रैफिक रूल्स है ना बहुत सारे। तो आज के समय में जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ये तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स बन गए, उनको फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज फाइन लग जाएगा आपके ऊपर। लॉज बन गए, कानून बन गए, है ना, सिद्धांत बन गए वो। बट अगर स्टार्टिंग में जाए तो वो एक परंपरा ही तो थी भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको, तो पहले तो एनिमल्स का सहारा लिया जाता था, कनेक्टिविटी बढ़ने लग गई, गांव बढ़ने लग गए, शहर बढ़ने लग गए, फिर धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट बन गए, ट्रैफिक और बढ़ गया, कुछ इनोवेशन हो गए, कुछ जो है जानवरों का सहारा लेना कम कर दिया लोगों ने, है ना। और फिर जब वो बहुत ज्यादा आगे बढ़े तो उसके प्रिंसिपल्स बन गए। तो ऐसे के ऐसे जो अकाउंटिंग है उसमें भी सबसे पहले क्या आई? परंपराएं आई। भाई अच्छा, ये लिख लो,
फिर वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स बन गए और फिर धीरे धीरे वो आगे जाके प्रिंसिपल्स बन गए अकाउंटिंग के। अगर अकाउंटिंग में मैं पीछे जाऊंगा तो सबसे पहले आपको पता है क्या हुआ होगा भाई, बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ होगा। ये नाम लेते ही आप बहुत पीछे चले गए। यानी कि उस समय जो एक्सचेंज का जो मीडियम था वो मनी नहीं था, पैसा जो है वो एक्सचेंज का मीडियम नहीं था। ओनली बार्टर सिस्टम में क्या होता था भाई, मेरे पास जो है गेहूं ज्यादा है, तेरे पास में जो है वेजिटेबल्स ज्यादा है, ये ज्यादा वाले गेहूं ले जा और वेजिटेबल्स मुझे दे जा, ऐसा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि भैया मेरे पास गेहूं ज्यादा है लेकिन उसके पास वेजिटेबल्स है ही नहीं, जो मुझे चाहिए वो है ही नहीं और उसको गेहूं चाहिए नहीं, तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा ना जिनको सेम मैच हो जाए कि भाई मुझे ये चाहिए तुझे ये चाहिए। तो फिर क्या किया होगा, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया होगा भाई ऐसा करो कि भाई अभी तू गेहूं ले जा, नेक्स्ट टाइम तेरे पास वेजिटेबल्स ज्यादा हो तो मुझे दे देना। तो उन्होंने पत्तों पे या कहीं पर भी लिखना स्टार्ट कर दिया, पत्थरों पे या पेड़ के पत्तों पे या जैसा भी, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ी तो वो कुछ परंपराएं आ गई जिनको आगे फॉलो करने उनके बेसिस पे ही आगे बहुत सारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बेसिस पे ही बहुत सारे आगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बन गए कि भाई अब ये तो कॉन्सेप्ट बन गया है, अब पूरा लिखना है, इस तरीके से हिसाब किताब करना है। और फिर वो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थे वो आगे जाके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन गए। जैसे आज के समय में भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए भाई, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दोनों को रिकॉर्ड करना चाहिए, और अभी तो बहुत आगे बढ़ गए हम। बट सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या थी अकाउंटिंग, ये चार कन्वेंशंस। इन चार अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बेसिस पे, ये चार अकाउंटिंग की जो परंपराएं इनके बेसिस पे डेवलप किए गए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ये 9, और हो सकता है आने वाले टाइम में एक दो और जुड़ जाए। और ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बेसिस पर ही बनाए गए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं आप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सर क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है जो आपको गाइड करती है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। ओके जी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम यहां पर, सबसे पहले देखते हैं जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है वो कौन कौन सी है और उनका मीनिंग क्या है। तो सबसे फर्स्ट हमारे सामने जो अकाउंटिंग कन्वेंशन आती है दैट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। हिंदी में इसको रूढ़िवादिता की परंपरा बोलते हैं, रूढ़िवादी परंपरा। जो कस्टम्स हो गए ना, परंपराएं जो होती कस्टम्स थे, है ना, उनके बेसिस पे ये बनी हुई है। तो ये बहुत अच्छी है। ये आगे आप जब एडवांस लेवल पे स्टडी करोगे, अधिकतर अब जो कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जब करते हैं, तब ये बहुत काम आने वाली चीज होती है। वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी काम आएगी ये। कंजर्वेटिज्म जो कन्वेंशन है, रूढ़िवादिता की जो परंपरा है, मैं सिंपल बताता हूं, एक बार में ध्यान से सुनना, वर्ड्स पे फोकस करना, समझ में आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ये बोलती है कि भाई अकाउंटिंग के अंदर फ्यूचर में कोई भी लॉसेज होने वाले, अभी करंट पीरियड में नहीं है, फ्यूचर में कोई भी लॉसेज होने वाले हैं उसको अभी से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर फ्यूचर में, भविष्य में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको अभी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। और ये इंसान के बिहेवियर नेचर के हिसाब से सही तो है। अगर आपको बोले कि भाई आपके नेक्स्ट ईयर जो है 2 लाख रुपए का ये खर्चा आने वाला है, सामने दिख रहा आएगा ही आएगा, आप क्या करोगे, अभी से पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट कर दोगे ताकि वो उसके लिए हम व्यवस्था कर सकें। बट अगर कोई बोले 2 लाख रुपए आपकी कमाई होने वाली है 1 साल बाद में, तो अभी क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जब होगी तब देखी जाएगी। तो सिंपल है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब फ्यूचर में अगर कोई लॉसेज होने वाले हैं तो बिजनेस के अंदर उसको अभी से रिकॉर्ड किया जाता है, और फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट्स होने वाले तो उसको अभी इग्नोर किया जाता है, जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सेकंड नंबर आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई जैसे कोई अकाउंटिंग के अंदर आपने कोई मेथड या अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने यूज कर लिया, अगर कॉमर्स के बारे में या अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक डेप्रिसिएशन के 2-3 मेथड्स होते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के और रिकॉर्ड करने के जो है, एक होता है एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, दो होते हैं। तो आपने अगर एसएलएम मेथड यूज करना है तो फिर हर साल एसएलएम ही यूज करना है, फिर डब्ल्यूडीवी यूज नहीं करना है। अगर डब्ल्यूडीवी यूज करना है तो हर साल वही मेथड यूज करना है। यानी कि अकाउंटिंग करने के कुछ मेथड्स, कुछ पॉलिसीज, जैसे स्टॉक को जो है वैल्यूएशन करने के जो मेथड है, फीफो है, लिफो है, एवरेज मेथड है, तो एक मेथड अगर आप यूज कर रहे हो तो हर साल उसको ही कंटिन्यू रखो, चेंज मत करो बार बार। इससे क्या होगा, आपका जो एक फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट है उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट से आप कंपेयर नहीं सही से कर पाओगे, वो कंपेरेबल नहीं होगी। सो अकाउंटिंग ये जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है ये हमें बोलता है कि भाई कंसिस्टेंट रहो आप। ओके, ठीक।
फिर आता है हमारा मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्णता की अवधारणा, और इंग्लिश में आप मैटेरियलिटी को समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट। देखो जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है ना, हाँ, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, है ना, हम अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस को, जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको मनी में मेजर करते हैं, फिर हमको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर समरी बनाते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो रिपोर्ट बनती है अकाउंटिंग की, वो फिर हम अल्टीमेट यूजर तक पहुंचाते हैं। यही काम होता है। जो जो अकाउंटिंग रिपोर्ट है उसको पढ़ करके ही जो यूजर्स होते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो सकता है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो अकाउंटिंग रिपोर्ट को पढ़ करके बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है सर। तो मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप उस अकाउंटिंग जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें जो मैटेरियल चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको बिल्कुल 100% अच्छे से स्पेशली दिखाइए, उसको छुपाना नहीं है। क्योंकि जो मटेरियल चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उसको आपने स्पेशल वे में नहीं दिखाया, कहीं छुपा के दिखा दिया, तो फिर जो यूजर है उसका जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपने कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शो नहीं किया। तो जो मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि जो मटेरियल है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, उस यूजर के लिए, कोई इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस यूजर के लिए, तो उसको आप अलग से शो कीजिए। दैट इज मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। और फिर आता हमारा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ये बोलती है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा बोलती है। ये बोलती है कि भैया, ये भी इसी को आगे बढ़ाती है और ये बोलती है कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है। जो भी आपके बिजनेस है उसमें कुछ भी ऐसी चीज है जो इंपॉर्टेंट है, यूजर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, उसको डिस्क्लोज कीजिए। तो आप बोलोगे सर मैटेरियलिटी में और फुल डिस्क्लोजर में फर्क क्या है? मैटेरियलिटी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट अमाउंट है, जैसे कोई एसेट है, कोई लायबिलिटी है, उसकी शो होने की बात कर रहे हैं। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की बात है और ये थोड़ा सा उसके बाहर की बात है, नोट्स टू अकाउंट्स की बात है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कंपनी पर, बिजनेस पर कोई केस चल रहा है, लेकिन आपने उसको रिपोर्ट में दिखाया ही नहीं। भाई आप पे कोई केस चल रहा है तो वो दिखाना बहुत जरूरी है। दैट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हो गए आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बेसिस पे ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, जो यहां आपके सामने है, और ये टोटल 9 है। कितने हैं? 9। ये रहे, एक एक करके करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसके अंदर है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है हमें कि भैया जो हमारा बिजनेस है वो इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, अभी बंद होने वाला नहीं है। और इसलिए ही हम जो एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने आपने एक किराने की दुकान डाली है और आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है, एयर कंडीशनर खरीदा, आपने फर्नीचर लगाया है, तो आप हमेशा ध्यान होता है ना कि ये फर्नीचर 10 साल काम आएगा, ये रेफ्रिजरेटर 5 साल काम आएगा, ये एयर कंडीशनर भी 5 साल चल जाएगा, ये बिल्डिंग जो है ये 20 साल काम आएगी। तो ये जो है ये क्या है, आप इतने लॉन्ग टर्म के लिए क्यों खरीद रहे हैं चीजें? क्योंकि आपको पता है कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। कोई भी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है कि हमारा बिजनेस जो है कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये सोच के कोई स्टार्ट करता है? नहीं करता है। दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। वही हमें बताता है कि बिजनेस जो है वो इनफाइनिट पीरियड तक चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले काम आएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि देखो भैया, नॉर्मल लाइफ में अदर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो फिर बिजनेस और बिजनेसमैन सेम है, मुकेश अंबानी और उसकी कंपनी रिलायंस दोनों एक ही है। बट अगर आप अकाउंटिंग के, अगर अकाउंटेंट है और आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस लैंग्वेज है एक तरह की, तो अकाउंटिंग का जिसको नॉलेज है वो बोलेगा नहीं भैया दोनों अलग है। वो ये हमें कॉन्सेप्ट बोलता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य से व्यापार और व्यापारी दोनों अलग है। कोई भी अकाउंटेंट दोनों को एक एंटिटी मान के अकाउंटिंग कर ही नहीं सकता, रॉन्ग हो जाएगा सब कुछ। हमेशा जो अकाउंटेंट होता है वो किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करेगा तो यही मानेगा कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, मैं बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं। ओके, व्यापार और व्यापारी दोनों पृथक व्यक्ति होते हैं, पृथक
सेपरेट एंटिटी या सेपरेट पर्सन होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये ऑलरेडी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि एक बिजनेस के अंदर वो सारे ट्रांजैक्शन जिनके अंदर एक फाइनेंशियल कैरेक्टर हो और जिनको मनी में मेजर किया जा सकता हो, केवल उसी को रिकॉर्ड करना होता है। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे हमारे एम्प्लॉयज बहुत ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज है, हमारे ट्रस्टेबल है, तो उनको हम इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते मनी के अंदर, तो उनको हमें रिकॉर्ड भी नहीं करना है अकाउंटिंग के अंदर। ओके, फिर आता है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसी के ऊपर डबल अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि देखो व्यापार और ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि कोई भी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं हमेशा उसके दो इफेक्ट होते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन और देन, यानी कि दो पार्टी हमेशा इन्वॉल्व होगी, दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट होंगे इससे। नेक्स्ट आता है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये बोलता है हमें कि जब आप कोई इनकम को रियलाइज कर लो तो ही रिकॉर्ड कर लो, जब आप उसको अर्न कर लो तो ही रिकॉर्ड करो। कैश से कोई मतलब नहीं है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आपको याद है मैंने बेस ऑफ अकाउंटिंग दो होते हैं, एक कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती है और एक होती है हमारी एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग। कैश बेसिस पे जो अकाउंटिंग करते हैं वो छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं। 99% बिजनेस जो है वो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कोई इनकम अर्न कर ली बट अभी रिसीव नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, उसको रिकॉर्ड कर लो। कोई एक्सपेंस हो गया, भले उसका आपने पेमेंट नहीं किया लेकिन उसको रिकॉर्ड कर लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ पर कोई एक एम्प्लॉय काम करता है और उसके जून महीने की सैलरी अभी तक आपने उसको नहीं दी है, लेकिन खर्चा तो हो गया ना, सैलरी देनी तो पड़ेगी ना, तो वो जून महीने की सैलरी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जून मंथ में। भले ही पेमेंट आप उसका अभी तक नहीं किया, हो सकता है नेक्स्ट मंथ करो, बट जब कोई एक्सपेंस इंकर्ड हो जाए, जब कोई इनकम अर्न हो जाए, उसको रिकॉर्ड कर लो। चाहे वो इनकम मिली हो नहीं मिली हो इग्नोर, चाहे उस एक्सपेंस का पेमेंट किया हो नहीं किया हो इग्नोर। दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट और पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड इसी एक्रूअल कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। अकाउंटिंग इसी के बेसिस पे की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये हमारी एसेट्स के बारे में, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एसेट्स जैसे किराने वाला है, उसके पास में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होती है उसके पास एसेट, एक होता है उसके पास गुड्स। एसेट कौन सी है? वो चीज जिसको वो बिजनेस में यूज कर रहा है लेकिन रीसेल नहीं कर रहा है, खरीदा और यूज कर रहा है, जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे फर्नीचर, जैसे चेयर, जैसे फैन, जैसे एयर कंडीशनर, जैसे बिल्डिंग। ये सारा का सारा वो क्यों खरीदा है? ताकि उसको बिजनेस में यूज करे, दैट इज एसेट। एक होता है गुड्स, वो सारा सामान गेहूं, दाल, चावल, बिस्किट्स, टॉफीज, ये सब वो बेचता है, दैट इज गुड्स। बट यहां हम एसेट की बात करेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि जो एसेट आपने परचेज करी है, चाहे एयर कंडीशनर, चाहे रेफ्रिजरेटर, चाहे बिल्डिंग, चाहे आपने फर्नीचर, है ना, तो ये जितने भी एसेट्स हैं इनको हमेशा परचेज प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना होता है। जिस प्राइस पे आपने खरीदा उसी प्राइस पे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कि भैया हम एक बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या रिकॉर्ड करते ही जाना है क्या? कब तक रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्ड करने के बाद में उसके जो फाइनल अकाउंट है वो कब बनाने हैं? तो दैट इज पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 महीने की अकाउंटिंग होती है, 1 ईयर की। नॉर्मली कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर चलता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि 1 ईयर की हम अकाउंटिंग करते हैं, हाँ, तो इस एक साल के अंदर जो भी हमने इनकम अर्न करी है, जो भी हमारी इनकम अर्न हुई है या रेवेन्यू अर्न हुई है, रेवेन्यू में सेल्स भी आ गया, तो जो रेवेन्यू या इनकम हमने कमाई है, उस रेवेन्यू या इनकम से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको भी इसी साल रिकॉर्ड करना है। सर इनकम या रेवेन्यू पे एक्सपेंसेस कैसे होंगे? क्यों नहीं होंगे भैया? अगर आप सेल्स कर रहे हो तो क्या सेल्स ऐसे ही हो जाती है क्या? नहीं। सेल्स करने के लिए आपको सबसे पहले गुड्स परचेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उस गुड्स को बेचने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सेल्समैन हायर करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं ना। तो वो सेल्स करने के लिए तो कर रहे हैं हम खर्चे, हाँ, तो उस सेल्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है, यानी कि जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो कमाने में जो खर्चे हुए हैं उसको भी उसी ईयर रिकॉर्ड करना है जिस ईयर की वो रेवेन्यू है। दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, अब आप ये जो वीडियो मैंने सब सारे पॉइंट समझाए हैं, अगर आप बुक देखोगे तो उसमें
सारा का सारा यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला है। नेक्स्ट आता हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। ये एक पार्ट बच गया है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी फटाफट से, ताकि जो न्यू लेक्चर्स आए वो आपको टाइम पे मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।